अंदाज़ बयां और मजहबी और अदबी फनपारों को सौती पैकर देने की अदना कोशिश। आप बेवजह परेशान से क्यों हो शादाब, लोग कहते हैं तो फिर ठीक ही कहते होंगे। रंग अहमर पे वो उंगली को दबा ही देते, तुमने कंटेंट तो अच्छे से बनाए होते। साहिर लुधियानवी की नज्म मादाम की पैरोवी। अफसाना बदनसीब माँ, कहानीकार प्रेमचंद, आवाज़ो तज़ीनकारी रज़ा अंसारी। इस अफसाने में कुल 7 किरदार हैं। पहला किरदार पंडित अयोध्या नाथ, जिसकी मौत से अफसाने का आगाज़ होता है। दूसरा किरदार फूलमती, पंडित अयोध्या नाथ की बेवा। तीसरा किरदार कामता नाथ, बड़ा लड़का जो एक दफ्तर में 50 रुपये का मुलाजिम है। चौथा किरदार उमानाथ, दूसरा लड़का जो डॉक्टरी पास कर चुका है। पांचवा किरदार दयानाथ, तीसरा लड़का जो अखबारों में मज़ामीन लिखता है। छठा किरदार सीतानाथ, छोटा लड़का जो अभी BA पास कर चुका है और विलायत जाकर पढ़ने का इरादा रखता है। सातवां किरदार कमला, पंडित अयोध्या नाथ और फूलमती की सबसे छोटी लड़की। इसके अलावा पंडित दीनदयाल, मुरारी लाल, महरी, कुहारन और 4 बहुए ज़िमनी किरदार की हैसियत रखते हैं। दो महीने गुजर गए। रात का वक्त है। चारों भाई भंग पीकर कमरे में बैठे मशवरा कर रहे हैं। बड़ी बहू भी इस मजलिस में शरीक है। कामता नाथ ने मसनद पर टिक कर कहा, मैं तो कमला की शादी में अपने हिस्से की 1 पाई भी नहीं दे सकता, आखिर मेरे भी तो बाल बच्चे हैं। उमानाथ, तो यहाँ किसके पास फालतू रुपए हैं? 5-5 हज़ार ही तो एक एक के हिस्से में आते हैं। मुझे अपना मेडिकल हॉल खोलने के लिए कम से कम 5 हज़ार की ज़रूरत है। दयानाथ, मुझे भी प्रेस और अखबार की फिक्र है। 5 हज़ार अपने होंगे तो 5 हज़ार का कोई साझी और मिल जाएगा। मैं तो अपने रुपए में से 1 कौड़ी भी नहीं दे सकता। कामता, दादा ने 5 हज़ार जहेज ठहराया था। इसकी ज़रूरत ही क्या है कि पंडित मुरारी लाल के लड़के से शादी हो। लड़की किस्मत वाली हो तो गरीब घर में भी रह सकती है, बदनसीब हो तो राजा के घर में रोती रहेगी। ये तो नसीबों का खेल है। सीता ने शर्माते हुए कहा, ये तो मुनासिब नहीं मालूम होता कि तय की हुई सगाई तोड़ दी जाए। उनसे कहा जाए कि 5 हज़ार की जगह 3 हज़ार ले लें। इस तरह 5 हज़ार में शादी हो सकती है। मैं अपने हिस्से के सब रुपए दे दूंगा। कामता नाथ ने खिसियाकर भाइयों से कहा, सुनते हो इसकी बातें? उमा, जब ठोकर खाएंगे तो आंखें खुलेंगी। कामता, इतना याद रखो कि हम लोग तुम्हारी तालीम के जिम्मेदार नहीं हैं। सीता, जी हाँ याद है। उमा, और जो कहीं तुम्हें विलायत जाकर पढ़ने के लिए कल वजीफ़ा मिल जाए तो सूट बूट और सफ़र खर्च के लिए रुपए कहाँ से लाओगे? उस वक्त किसके सामने हाथ फैलाते फिरोगे? कामता, और वजीफ़ा तुम्हें मिलेगा, कहो मैं आज लिख दूँ। इस दलील से सीतानाथ को भी तोड़ लिया। फिर वाक़ई अगर उसे सरकारी वजीफ़ा मिल गया तो 4-5 हज़ार तैयारियों के लिए दरकार होंगे। कमला के लिए वो इतनी बड़ी कुर्बानी हरगिज़ नहीं कर सकता कि अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी आरज़ू को पामाल करे। बोला, हाँ ऐसी हालत में तो मुझे भी रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। कामता, तो उसकी एक सूरत यही है कि कमला की शादी कम से कम खर्च में कर दी जाए। 1 हज़ार से ज़्यादा हम किसी तरह खर्च नहीं कर सकते। ओमा, पंडित दीनदयाल कैसे रहेंगे? MA BA ना सही, जजमानी से उनकी आमदनी 50 रुपये माहवार से कम नहीं। उम्र भी अभी 40 से ज़्यादा ना होगी। पिछले साल ही तो बीवी मरी है। मुझे यकीन है वो बगैर जहेज के राज़ी हो जाएंगे। कामता, ये ना कहो, वो आज चाहें तो 1000-2 हज़ार पा सकते हैं, मगर हमारे साथ कुछ दब जाएंगे। तो यही सलाह कि मुरारी लाल को जवाब दिया जाए
और दीनदयाल के साथ सगाई की जाए। दया, अम्मा से भी पूछ लेना चाहिए। कामता, अम्मा से पूछना बेकार है, उनकी तो जैसे अक्ल घास खा गई है। वही पुराने वक्तों की बातें मुरारी लाल के नाम पर उधार खाए बैठी है। ये नहीं समझती कि वो जमाना नहीं रहा। ओमा, वो मानेंगी नहीं, अपने जेवर बेचकर शादी करेंगी, देख लीजिएगा। कामता, हाँ ये मुमकिन है, जेवरों पर उनका पूरा इख्तियार है, ये उनका स्त्री धन है, वो जो चाहे कर सकती हैं। दयानाथ, स्त्री धन है तो क्या उसे लुटा देंगी, आखिर वो भी तो दादा ही की कमाई है। कामता, किसी की कमाई हो, स्त्री धन औरत की चीज है। ओमा, ये सब कानूनी गोरख धंधे हैं, स्त्री धन कोई चीज नहीं। गहने 10,000 से कम के नहीं हैं, इतनी बड़ी रकम हम खो देने के लिए तैयार नहीं हैं। किसी बहाने से ये गहने अपने हाथ में करने होंगे। अभी दीनदयाल का जिक्र ना करो वरना ताड़ जाएंगी। गहने अपने पास आ जाएं तो साफ साफ कह दो, तब क्या कर लेंगी। दया, हाँ ये तरकीब अच्छी है। कामता, मुझे धोखे की चाल मुनासिब नहीं मालूम होती। जिस पर हमारा हक है उसके लिए हम लड़ सकते हैं, जिस पर हमारा हक नहीं उसके लिए हम धोखाधड़ी नहीं कर सकते। दयानाथ, तो आप अलग बैठिए, मैं जाकर कहता हूँ कि मैंने एक अखबार में मजमून लिखा था, उस पर सरकार मुकदमा चला रही है, 5,000 की जमानत देनी पड़ेगी। आप अपने जेवर दे दें तो मेरी जान बच जाएगी। आप लोग भी कुछ नमक मिर्च लगा दीजिएगा। कामता, ना भैया, मैं इस काम के करीब ना जाऊंगा। सीता, मेरा भी इस्तीफा है। ओमा, उन लोगों को जाने दो जी, हम और तुम मिलकर रंग जमा लेंगे। ये धर्मात्मा लोग हैं, भैया नौकर ही हैं, सीता को वजीफा मिलने वाला है, जरूरत तो हमें और तुम्हें है। बड़ी बहू ने फरमाया, 50 रुपए ही के तो नौकर हैं या और कुछ, इतने दिन मुझे आए हो गए, पीतल का एक छल्ला भी ना बनवाया, तौफीक ही ना हुई, आज धर्मात्मा बने हैं। ओमा, अम्मा के जेवर मिल जाएंगे तो उनका हार तुम्हें दे दूंगा, भाई खातिर जमा रखो। बड़ी बहू, मिल चुके, वो गुड़ नहीं जो चीटे खा जाए। दया, अच्छा तो इसी बात पर अभी जाता हूँ, जेवर लेकर ना आ जाऊं तो मुंह ना दिखाऊं। ये कहने की जरूरत नहीं कि दयानाथ की कौड़ी चित पड़ी। माँ का ममता भरा दिल बेटी की मुसीबत देखकर क्यों ना पसीजता। फूलमती ये दास्तान सुनते ही बावली हो गई। उस पर ओमानाथ ने और भी रद्दा जमाया, अगर सुबह 10 बजे तक रुपए दाखिल ना हुए तो हथकड़ियाँ पड़ जाएंगी। बैंक से रुपए तो अभी मिल नहीं सकते, महीनों खतो किताबत होगी, विरासत का फैसला हो जाएगा, तब कहीं जाकर रुपए मिलेंगे। फूलमती को ये कब बर्दाश्त हो सकता था कि उसके जेवरों के होते उसके बेटे के हाथों में हथकड़ियाँ पड़ जाएं। सारे जेवर निकालकर दयानाथ को दे दिए। इस तरह अपनी माँ की गर्दन पर खंजर चलाकर दोनों नाखल्फ खुश खुश भाइयों के पास लौट आए। 2-3 महीने और गुजर गए। जेवरों पर तसर्रुफ करके चारों भाई अब माँ की दिलजोई करने लगे। अपनी बीवियों को समझाते रहते कि अम्मा का दिल ना दुखाएं, अगर उसकी तशफ़ी थोड़ी सी जाहिरदारी से हो जाती है तो उसमें क्यों कमी की जाए। चारों करते अपने दिल की, मगर माँ से सलाह ले लेते या ऐसा जाल फैलाते कि वो उनकी बातों में आ जाती और हर एक बात में रजामंद हो जाती। बाग का फरोख्त करना उसे बहुत नागवार गुजरता था, लेकिन चारों ने ऐसी बंदिशें बांधी कि वो उसे बेच करने पर राजी हो गई। हाँ, कमला की शादी के मामले में बेटों से उसका इत्तेफाक न हुआ। वो कहती थी कि शादी मुरारी लाल के लड़के से ही होगी। चारों भाई पंडित दीनदयाल से करना चाहते थे। एक दिन इस बात पर तकरार की नौबत आ गई। फूलमती ने कहा, माँ बाप की कमाई में क्या बेटी का हिस्सा नहीं है? तुम्हें 10,000 का एक बाग मिला, 25,000 का मकान, 20,000 नकद में से क्या 5,000 भी कमला का हिस्सा नहीं है? कामतानाथ ने नरमी से कहा, अम्मा, कमला हमारी बहन है और हम अपने मकदूर भर कोई ऐसी बात ना करेंगे जिससे उसे नुकसान हो, लेकिन हिस्से की जो बात कहती हो तो कमला का हिस्सा कुछ नहीं है। दादा जब जिंदा थे तब और बात थी, अब तो हमें एक एक पैसे की किफायत करनी पड़ेगी। जो काम 1,000 से हो जाए उसके लिए 5,000 खर्च करना कहाँ की अक्लमंदी है। ओमानाथ ने तस्हीह की, 5,000 क्यों साहब, 10,000 कहिए। दावत, ज़ियाफत, रस्म रसूम में क्या 5,000 भी खर्च ना होंगे? कामता, हाँ ठीक है, 10,000 ही समझो। 10,000 रुपये एक शादी में खर्च करने की अब हमारी हैसियत नहीं है।
फूलमती ने जिद पकड़कर कहा, शादी तो मुरारी लाल के लड़के से ही होगी, चाहे 5,000 खर्च हो चाहे 10,000। मेरे शौहर की कमाई है, मैंने मर मर कर जोड़ा है, अपनी मर्जी से खर्च करूंगी। तुमसे मांगने जाऊं तो मत देना। कामता नाथ को अब तक हकीकत के इजहार के सिवा चारा ना रहा। बोली, अम्मा तुम खामखा बात बढ़ाती हो। जिस रुपए को अब तुम अपना समझती हो वो तुम्हारा नहीं है, वो हमारा है। एक एक पाई हमारी है, तुम हमारी मर्जी के बगैर उसमें से खर्च नहीं कर सकती। फूलमती को जैसे सांप ने डस लिया। बोली, क्या कहा? फिर तो कहना। मैं अपने ही रुपए अपनी मर्जी से खर्च नहीं कर सकती। कामता, वो रुपए तुम्हारे नहीं हमारे हैं। फूलमती, तुम्हारे होंगे लेकिन मेरे मरने के बाद। कामता, नहीं, दादा के मरते ही सब कुछ हमारा हो गया। ओमा, अम्मा कानून तो जानती नहीं, खामखा उलझती है। फूलमती की बेनूर आंखें शोले की तरह दाग उठी, चेहरा लाल हो गया। बोली, तुम्हारा कानून भाड़ में जाए, ऐसे कानून में आग लगे। मैं ऐसे लचर कानून को नहीं मानती। ये कानून है कि गले पर छुरी फेरना है। तुम्हारे दादा ऐसे कोई धन्ना सेठ ना थे। मैंने पेट और तन काट काट कर ये रुपए जमा किए हैं, नहीं तो आज इस घर में धूल उड़ती होती, घर ही कहाँ होता। मेरे जीते जी तुम मेरे रुपए छू नहीं सकते। मैंने तुम चारों की शादी में 10-10 हजार खर्च किए हैं, तुम्हारी पढ़ाई में भी 5-5 हजार से कम खर्च ना हुए होंगे। कमला भी तो मेरे ही पेट से पैदा हुई है, उसकी शादी में भी 10,000 खर्च करूंगी। जो कुछ बचेगा वो तुम ले लेना। ओमानाथ ने झिल्ला कर कहा, भाई साहब आप नाहक अम्मा के मुंह लगते हैं। चल कर मुरारी लाल को खत लिख दीजिए, तुम्हारे यहाँ शादी ना होगी। दीनदयाल के पास आज ही पैगाम भेज दीजिए, अम्मा को बकने दीजिए। ये कानून कायदा तो जानती नहीं, बेकार बहस करती है। फूलमती ने जब्त करके कहा, अच्छा क्या कानून है, जरा मैं भी सुनूं। ओमा, कानून यही है कि बाप के मरने के बाद सारी जायदाद बेटों की हो जाती है, माँ का हक सिर्फ गुजारा लेने का है। फूलमती ने पूछा, किसने बनाया है ऐसा कानून? ओमा, हमारे ऋषियों ने, महाराज मन्नू ने, और किसने? फूलमती एक लम्हा खामोश रहकर बोली, तो मैं इस घर में तुम्हारे टुकड़ों पर पड़ी हुई हूँ। ओमा, तुम जैसा समझो। फूलमती, घर मैंने बनवाया है, रुपए मैंने जोड़े, बाग मैंने खरीदा, और आज इसी घर में मैं गैर हूँ। मन्नू ने यही कानून बनाया है। अच्छी बात है, अपना घर बार लो, मेरी जान छोड़ो। इस तरह मोहताज बनकर रहना मुझे मंजूर नहीं। इससे कहीं अच्छा है कि मर जाऊं। वाह रे अंधेर, मैंने ही दरख्त लगाया और मैं उसका पत्ता नहीं तोड़ सकती। मैंने घर बनवाया, मैं ही उसमें नहीं रह सकती। अगर यही कानून है तो उसमें आग लग जाए। अगर मैं जानती कि मेरी ये दुर्गत होने वाली है तो सारी जायदाद अपने नाम करा लेती। चारों नौजवान पर माँ की इस तंदी का कोई असर ना हुआ। कानून का फौलादी जरा उनकी हिफाजत कर रहा था। इस कच्चे लोहे का उन पर क्या असर हुआ? शाम हो गई थी। दरवाजे पर नीम का दरख्त सर झुकाए खड़ा था, उसके पत्तों में भी हिस्स न थी। रुखसत होने वाले आफताब की ठंडी किरणें जैसे जाए पनाह ढूंढती फिरती थी। फूलमती आहिस्ता से उठकर अपनी कोठरी में चली गई।